मोदी के मंत्रियों को विपक्ष ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और सबसे पहले विपक्ष के निशाने पर आई मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, जिन पर 12वीं पास होने का आरोप लगा। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह भी विरोधियों के निशाने पर है। नजमा ने कहा था, मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत नहीं, पारसी अल्पसंख्यक हैं और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब विरोधी नजमा के इसी बयान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि नजमा के बजाय किसी पारसी को इस मंत्रालय का जिम्मा देना चाहिए। मोदी के तीसरे मंत्री जिन पर विपक्ष निशाना साध रहा है वो है पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने धारा 370 पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। चौथे मंत्री हैं संजीव बालियान। बालियान पर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। तो नरेंद्र मोदी, टीम मोदी के 4 मंत्री और चारों किसी न किसी वजह से विवादों में है। स्मृति ईरानी, जिन पर अजय माकन का कहना है कि स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री बनी है लेकिन महज 12वीं पास हैं। नजमा हेपतुल्लाह अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री और नजमा ने मंत्रालय संभालते ही कहा है कि मुसलमानों को 4.5% आरक्षण की बात बीजेपी ने नहीं कही थी और मुसलमानों का विकास आरक्षण से नहीं बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास से होगा, उनके शैक्षणिक विकास से होगा और शिक्षा की सुविधाएं देने से होगा। दिग्विजय सिंह ने इस बीच ट्वीट किया है, तीसरे मंत्री को लेकर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद है और मुजफ्फरनगर दंगों में उनका नाम आया था। मुजफ्फरनगर से सांसद बनने के बाद संजीव बालियान को मंत्रालय दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या संजीव बालियान को मंत्री बनाना कोई संदेश है? दंगों के आरोपी संजीव बालियान मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या संजीव बालियान को इसके जरिए कोई संदेश देने की कोशिश की गई है? यह दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। क्या इसके जरिए कोई संदेश देना चाहती है बीजेपी? और ये तीसरे मंत्री हैं बीजेपी के जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, टीम मोदी तैयार होते ही 4 मंत्री टारगेट पर हैं, इस पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन मिला है क्या? देखिए, बीजेपी के नेता, जैसे कि अगर आप बात करें स्मृति ईरानी को लेकर, तो स्मृति ईरानी को लेकर कल जब कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। पार्टी का ये कहना है कि प्रशासनिक क्षमता जो होती है वो देखना चाहिए, उनके कामकाज के तरीके को देखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, न कि किसने क्या पढ़ाई की और क्या किया है। क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कामकाज किया है, कई बार संगठन में भी इस तरह से काम किया है जिससे उनकी क्षमता दिखी है और इसके बाद ही नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। जहां तक आप बात करेंगे जितेंद्र सिंह की, उस पर पार्टी की तरफ सफाई आई है, खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टीम मोदी तैयार होने के तुरंत बाद बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस है या विपक्षी पार्टियां हैं, उनको बहुत बड़ा मौका मिला है सरकार पर हमला करने का और इसी के तहत लगातार ट्वीट किया जा रहा है। बालियान पर ट्वीट किया जा रहा है कि आखिर संदेश क्या देना चाह रहे हैं। अमित, लेकिन स्मृति ईरानी पहली मंत्री नहीं है, इसके अलावा नजमा हेपतुल्लाह भी इसी कतार में है। मोदी सरकार अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना चुकी है और पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने कहा है कि आरक्षण मुसलमानों के विकास का समाधान नहीं है। नजमा हेपतुल्लाह ने कहा है कि कौन सबसे कमजोर है और किसे मदद की ज्यादा जरूरत है, यह देखने की जरूरत है। अगर मेरे मंत्रालय की बात करें तो हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। पारसियों की मदद की जरूरत है। मुसलमान आबादी के हिसाब से संख्या में ज्यादा है, जबकि पारसी समुदाय की आबादी बेहद कम है, वो खत्म होने के कगार पर है। इसलिए पारसियों को मदद की जरूरत है, नजमा हेपतुल्लाह ने कहा है। नजमा हेपतुल्लाह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, नजमा हेपतुल्लाह के इस बात के बाद यह सवाल उठ गया कि फिर आखिर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसी पारसी को ही क्यों नहीं दे दिया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्पसंख्यक अगर पूरे मंत्रालय की बात करें तो 6 समुदाय है जिनको अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि निश्चित तौर पर
कार्यभार संभालने के पहले दिन ही विवाद खड़ा करना नहीं चाहिए था। विवाद निश्चित तौर पर मौका मिला विपक्ष को, लेकिन अगर आप मुस्लिम आरक्षण की बात करें तो पार्टी की जो बीजेपी की ये राय शुरू से रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले दिन ही जिस तरह से उनका बयान आया कि छह लोग हैं, अगर 6 में सबसे कमजोर जो है उसको मदद करनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है इस तरह से बयानों से बचना चाहिए। पार्टी लाइन जो भी रही हो, एक बात और कही कि बीजेपी ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगी। हमारे साथ बने रहिए अमित। और इस बीच तीसरे मंत्री जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कल कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए विचार सरकार करेगी, और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस पर, इसके फायदे और नुकसान पर बहस की जरूरत है। क्या कुछ कहा जितेंद्र सिंह ने, आइए वो सुनते हैं। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है, और चर्चा अर्थात बहस एक माध्यम बन सकती है उन लोगों को समझाने का जो नहीं समझ पाए कि इसके क्या नुकसान है। और इस अनुच्छेद के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर उन अनेकों लाभ से, अनेकों फायदों से और अनेकों अन्य प्रकार के जो वहां पर सुविधाएं उपलब्ध होनी थी उससे वंचित रह गया। और विशेषकर नवयुवक जिसके लिए रोजगार का साधन प्रकार के जो वहां पर सुविधाएं उपलब्ध होनी थी उससे वंचित रह गया। और विशेषकर नवयुवक जिसके लिए रोजगार का साधन कम हो गए, जिसके लिए अन्य कई और अवसर जो मिल सकते थे उनसे वो वंचित रह गया। अफसोस की बात है कि पहले दिन एक मिनिस्टर बने हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या को देखा है वहाँ के लोगों ने कितना सफर किया। बजाय कि पहले दिन कोई काम करो, अच्छा काम करो, तरक्की की बात करो, एक ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे लोग, बीजेपी के लोग, कि आर्टिकल 370 को वो हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो आर्टिकल 370 को हाथ लगाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है मुल्क के साथ वो टूट जाएगा। तो इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आईन है, हमारे मुल्क का जो है संविधान, वो इनको ये ताकत नहीं देता है कि वो आर्टिकल 370 को छेड़े। आपके पास पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है कि आप इसको छेड़ सके। तो उसके बावजूद आप ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो? क्यों आप जम्मू कश्मीर के हालात को और बिगाड़ना चाहते हो? मैं उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री जी इसको इंटरवीन करेंगे और अपने मिनिस्टर्स को डिसिप्लिन करेंगे कि वो इस तरह के फजूल के स्टेटमेंट्स ना दें जिससे जम्मू कश्मीर के हालात में बुरा असर पड़ सकता है। उनकी जो एक न सिर्फ विचार लेकिन सरकार के कार्यक्रम का एक हिस्सा बनता है अगर इस तरीके की बात है, तब ये गंभीर सवाल है जिसके बारे में पूरी देश को और संसद को इसके बारे में अपनी राय लेनी होगी। तो जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 पर बोला, आपको बताएं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा, स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस देता है। अमित कुमार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा। इस रिएक्शन के बाद क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया या बीजेपी में गवर्नमेंट के किसी मंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी में भी हालांकि इसको लेकर बचाव भले किया जा रहा हो, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से नेता और मंत्री जो है पहला दिन ही कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जा रही है। ठीक है कि 370 को लेकर बीजेपी की अपनी एक राय है, लेकिन सरकार गठन हुआ है, सरकार एक पूरे बीजेपी और सरकार की बात करें तो एक अच्छे मूड में है, वो काम करने के ये दिखाना चाह रही है कि हम काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का कंट्रोवर्शन आ रहा है, कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जहां तक 370 की बात है तो बीजेपी के नेताओं ने पहले ही कहा है कि हमारा स्टैंड पहले से तय है, लेकिन अब सरकार की बात है। पहले वो विपक्ष में थे, सरकार बनने के बाद हर फैसला सोच समझ कर किया जाता है, तो कोई हड़बड़ी में ऐसी बातें नहीं हो सकती जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाए। तो इसको लेकर जितेंद्र सिंह को बाद में सफाई देनी पड़ी, पूरे बाद में उनका बकायदा सफाई आया है कि वो इस तरह से पूरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद टीम मोदी की तरफ से जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी है। और चौथे मंत्री है संजीव बालियान, जो कृषि राज्य मंत्री है, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, और उनको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ।